इंडिया को डिजिटल सुपर पावर बनाने का जो रास्ता है वो आपके मंत्रालय से होकर गुजरता है। तो क्या प्लानिंग है, अब तक पिछले 11 साल में क्या परिवर्तन आया है? डिजिटल भारत का एक आकार प्रधानमंत्री जी ने 10 साल 11 साल पहले शुरुआत की थी तो उस डिजिटल डिवाइड को ये पूरी तरीके से तोड़ देगा। कि जब हम लोग जमीनी स्तर पर दौरा करते हैं तो पुराने जमाने में पूछा जाता था कि नवनीत जी बताइए आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, हाथ उठाओ। तो फिर लोग हाथ उठाते थे अगर उनको लाभ मिल रहा है। अब जब हम लोग ग्रामीण अंचल में जाते हैं और हम लोग पूछते हैं कि इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं, लोग अपना मोबाइल उठा। और आज हम लोग टॉप 6 कंट्रीज में आ चुके हैं पैटर्न्स की भागीदारी में, 6G के भूमिका में। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि BSNL को भी अपने पैर पर खड़ा होना, और करीब 3 लाख करोड़ के पैकेज के आधार पर BSNL को खड़े करने के लिए। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी। आप मोदी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो यंग, डायनेमिक और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। सबसे पहला सवाल आपसे, इंडिया को डिजिटल सुपर पावर बनाने का जो रास्ता है वो आपके मंत्रालय से होकर गुजरता है। तो क्या प्लानिंग है, अब तक पिछले 11 साल में क्या परिवर्तन आया है? देखिए, अगर आप देखें पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जी का जो एक दूर दृष्टिकोण रहा कि भारत को उन क्षेत्रों में अग्रसर करना होगा जिन क्षेत्रों में भारत विश्व पटल पर केवल नेतृत्व न करे, लेकिन भारत विश्व को भविष्य का रास्ता दिखा पाए। और उसी में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल भारत का एक आकार प्रधानमंत्री जी ने 10 साल 11 साल पहले शुरुआत की थी, उसकी नींव रखी थी। और आज आप देखेंगे कि भारत देश ने जो एक सफर तय किया है, और उसमें भारत सरकार, जिसमें दूरसंचार मंत्रालय का योगदान रहा, मेटी का योगदान रहा, और भारत का एक एक नागरिक साथ में मिलकर जो असंभव उस समय में दिख रहा था। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हर चुनौती को वो अवसर मानते हैं, और इस चुनौती को भी उन्होंने अवसर माना। और आज विश्व के 46% विश्व के ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में घटित होते हैं। कुल मिलाकर एक वर्ष में 1.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब कि जो आप और हम सामान्य तौर पर सोच नहीं पाते थे, और ये भी भारत का हर एक नागरिक, केवल शहरी क्षेत्र नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का भी नागरिक इसके साथ जुड़ चुका है। और अगर राशि की हम बात करें तो करीब करीब $3 ट्रिलियन की राशि इन ट्रांजैक्शंस में पूर्ण रूप से योगदान दिया गया है अर्थव्यवस्था में। और अगर हम देखें कि जो भारत सरकार की सोच और विचारधारा थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, पुराने ज़माने में 100 साल पूर्व जब विश्व के विकसित देशों में एक फिजिकल हाईवे तय किया गया था, एक फिजिकल रेल रोड तय किया गया था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई थी, 100 साल बाद अगर विश्व में किसी ने नेतृत्व किया है डिजिटल हाईवे का, तो वो भारत ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उसी के समेत केवल हाईवे नहीं, लेकिन उस हाईवे पे जो फ्लो रही, जो भारत सरकार की नीतियों और भारत सरकार की जो एक विचारधारा थी, उसके अधीन हम लोगों की DBT, डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, हम लोगों की UPI, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, उसके तहत जो विश्व पटल पर आज भारत का नाम बन चुका है। केवल दक्षिण विश्व के देश नहीं, लेकिन विकसित देश भी भारत को न्योता दे रहे हैं कि हम अगर आपका UPI, DBT सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर पाए। और उदाहरण के लिए नवनीत जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो विश्व के पर्यटक, उदाहरण के तौर पर
पेरिस के आईफल टावर में जाते हैं जी। तो आईफल टावर का अगर सैर करना हो तो जो पेमेंट सिस्टम है वो भारत का यूपीआई सिस्टम आज पेरिस के आईफल टावर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक पूर्ण रूप से परिवर्तन, जहां भारत में डिजिटल हाईवे नहीं था, उसके आधार पर आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है डिजिटल हाईवे के आधार पर। और इसी के साथ नवनीत जी एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा अंग जुड़ा है कि अंतोगत्वा आखिरी गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मोबाइल सिस्टम, दूसरा सिस्टम जो इतना ही महत्वपूर्ण है वो है हमारा ओएफसी फाइबर। और भारत नेट के जरिए जो प्रधानमंत्री जी का दूसरा संकल्प था कि हर एक पंचायत को जोड़ना है, आज तक हमारे 2,14,000 पंचायत जुड़ चुके हैं और करीब करीब 7 लाख किलोमीटर का ओएफसी फाइबर बीएसएनएल और भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में बिछाया गया है। अब भारत नेट 2.0 की शुरुआत हम कर रहे हैं, जहां 16 पैकेट्स में हम लोग ने 16 टेंडर में हमने ऑक्शन किया है पूरे देश के लिए, जिसके अंतर्गत करीब 1,39,000 करोड़ रुपए की योजना है, $16.1 बिलियन, जो विश्व में सबसे बड़ी योजना है रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी की, जिसके आधार पर हर पंचायत को और हर गांव को जोड़ा जाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के तहत, ताकि हर 140 करोड़ नागरिक उपभोक्ता के रूप में इस डिजिटल हाईवे का इस्तेमाल कर ये कहने का जो डिजिटल डिवाइड है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर से जब से ये क्रांति आई, तो उस डिजिटल डिवाइड को ये पूरी तरीके से तोड़ देगा। अब डिजिटल डिवाइड नहीं रहा, अब डिजिटल यूनिटी बन गई। जी। आप अगर देखेंगे जो आंकड़े मैंने आपको दिए, उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस ग्रामीण अंचल से हो रही हैं। मेरा डाक विभाग भी डीबीटी के आधार पर पेमेंट्स कर रहा है। तो आज पूरा देश डीबीटी के आधार पर आगे बढ़ रहा है। किसान सम्मान निधि डीबीटी से जारी है, लाडली बहना योजना डीबीटी से जारी है, जहां एक क्लिक के आधार पर आपके फोन पर मैसेज आ जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं कि जब हम लोग जमीनी स्तर पर दौरा करते हैं तो पुराने जमाने में पूछा जाता था कि नवनीत जी बताइए आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, हाथ उठाओ। तो फिर लोग हाथ उठाते थे अगर उनको लाभ मिल रहा है। अब जब हम लोग ग्रामीण अंचल में जाते हैं और हम लोग पूछते हैं कि इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं, लोग अपना मोबाइल उठाते हैं बताने के लिए कि हाँ, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि हमारे खाते में पैसा आ गया। जी। एक आपका एक स्पीच था, उसमें आपने कहा था कि जब 4G आ रहा था तो इंडिया क्या है उसको फॉलो किया इंडिया ने, और जब 5G आया तो पूरे दुनिया के साथ इंडिया जो है कदम ताल मिला के चला। लेकिन जब 6G की बारी आई तो भारत नेतृत्व करेगा। तो ये 6G कब तक आएगा? तो विश्व में अभी पहले तो आपको मैं बता दूं, जो आपने मेरा वक्तव्य के बारे में कहा, भारत ने सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का किया है पूरे विश्व में। 99.6% हमारे सारे जिले कवर हो गए, केवल 3 जिले बाकी हैं। करीब करीब 82% हमारी आबादी कनेक्ट हो चुकी है और करीब करीब 20 करोड़ हमारे उपभोक्ता आज 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। 6G के लिए विश्व स्तर पर अभी वर्तमान में मानचित्र बनाया जा रहा है, रूपरेखा बनाई जा रही है, और उसके लिए हर देश के प्रतिनिधियों को ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन में जो कमेटी बनी है उसमें नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। और भारत का जो B6GA भारत 6G अलायंस जो प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी 2022 में, उसका बहुत बड़ा योगदान 6G में वर्तमान के समय में हो रहा है। हमारे 2 पेपर्स ऑलरेडी वहाँ एडमिट हो चुके हैं, यूबिक्विटस कनेक्टिविटी की, मतलब सर्वआम कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी की, जिसका संदर्भ भी आपने दिया था।
उसी के साथ हमारा लक्ष्य है कि जितने पैटेंट 6G में लगेंगे उसके 10% भारत की तरफ से योगदान रहेगा। जी। और आज हम लोग टॉप 6 कंट्रीज में आ चुके हैं जी। पैटेंट्स की भागीदारी में 6G के भूमिका में। ये भूमिका विश्व स्तर पर ITU और 3GPP के द्वारा 2027 के अंत तक तय की जाएगी। जी। तो मेरा अनुमान है ये टेक्नोलॉजी विश्व भर में लागू होगी, जो लो लेटेंसी हाई कनेक्टिविटी के आधार पर होगी, चौड़ा पाइप होगा जिसके आधार पर बहुत सारे चीज हम लोग स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। वो मुझे लगता है 2029-2030 तक विश्व स्तर पर ये लागू हो पाएगा। एक सबसे बड़ी चीज है जिसे एक उपलब्धि भी माना जा सकता है कि जो सैटेलाइट, आमतौर पे ये होता था जब दुनिया में तकनीक आ जाती थी तो इंडिया में काफी टाइम बाद आती थी, लेकिन जो सैटेलाइट संचार की, उपग्रह संचार की जो बातें हो रही हैं, और जैसा कि मेरी जानकारी है करीब 3 कंपनियों को लाइसेंस भी प्रदान किया गया है, तो ये कब तक धरातल पर उतर जाएगी? हमारा लक्ष्य ये है कि हर उपभोक्ता को, दूरसंचार मंत्री होने के नाते मेरा लक्ष्य है कि हर उपभोक्ता को जितनी भी चॉइसेस हम दे पाएं वो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो ऑप्टिकल फाइबर पर कम्युनिकेशंस करना चाहता है, मोबाइल पर कम्युनिकेशंस करना चाहता है, या सैटेलाइट पर कम्युनिकेशंस करना चाहता है। पर हर उपभोक्ता को चॉइस देना और हर एक वर्टिकल में भी अलग अलग चॉइसेस दें। OFC की कनेक्टिविटी भी अलग अलग कंपनियों के द्वारा दिया जाए ताकि कंपटीशन हो। टेलीकॉम की TSPs, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी अनेक हों, जो आज देश में 4 हैं, और फिर सैटेलाइट में भी अनेक हों ताकि कंपटीशन के आधार पर सबसे कम दाम पे उपभोक्ता को ये सर्विस, सर्वश्रेष्ठ सर्विस मिल पाए, मोनोपोली ना हो। और सैटेलाइट में भी आज तक हमने 3 लाइसेंस दे दिए हैं। हमने जियो को दे दिया है, हमने OneWeb को दे दिया है, और हमने इलॉन मस्क के स्टारलिंक को हमने दे दिया है, और 1-2 और भी हैं जो कतार में हैं। अब इसके बाद जो TRAI के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट का नॉर्म होगा स्पेक्ट्रम देने का, उस पर DOT विश्लेषण करेगा। जब ये फाइनल हो जाएगा तब उसके बाद ये स्पेक्ट्रम भी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइन प्राइसेस पे दी जाएंगी, इन तीनों को या 4 को, अगर चौथा लाइसेंस भी आ जाए। और उसी के साथ IN-SPACE और बाकी एजेंसी से भी इन कंपनीज को अपनी अनुमति लेनी होगी, और उसके बाद सर्विस तुरंत उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। संचार जो ये है उपग्रह सैटेलाइट सर्विस, तो इसमें क्या है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो कहीं भी अगर आप दुर्गम रहेंगे तो वहां से भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसा DVD शायद कुछ सुविधा है ऐसी? हमारी यही सोच है कि कई जगह है जहां आप टावर लगा सकते हैं, कई जगह है जहां आप टावर नहीं लगा सकते, कई जगह है जहां OFC फाइबर ले हो जाती है, कई जगह है जहां ऑप्टिकल फाइबर ले नहीं हो सकती। उन क्षेत्रों में जहां टावर और OFC फाइबर नहीं ले हो सकती, वहां केवल एक ही उपाय है, और वो है सैटेलाइट। तो दूरगामी क्षेत्र में, केवल भारत में नहीं लेकिन विश्व के हर कोने में, जहां सैटेलाइट और OFC फाइबर, जहां टावर और OFC फाइबर के तहत हम सर्विस नहीं दे पाते, वहां एक ही चारा है और वो है सैटेलाइट। और भारत में भी ऐसे कई जगह हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तराखंड और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, भगवान न करे लेकिन कहीं दुर्घटना हो जाए तो वहां जब सिस्टम डाउन हो जाता है तो केवल सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो इन सभी क्षेत्रों में सैटेलाइट की यूजेज होगी। सैटेलाइट की यूजेज ब्रॉडबैंड के आधार पे भी होगी, जो बैकहॉल OFC पे होगा। तो घर घर में ये सुविधा भी दी जाएगी ताकि आपका सेट टॉप बॉक्स और उसके द्वारा ब्रॉडबैंड का सर्विस सैटेलाइट के द्वारा आपके घर घर में आ सके। वर्तमान में वॉइस और मैसेजिंग, वॉइस तो बिल्कुल असंभव है, मैसेजिंग केवल मैस SMS के आधार पर हो सकता है, और वो भी बहुत लिमिटेड है सैटेलाइट के द्वारा। पर ब्रॉडबैंड की व्यवस्था सैटेलाइट के द्वारा OFC के आधार पे भी और सेट टॉप के आधार पे भी हम लोग कर सकते हैं, जो जिसके साथ इसी की शुरुआत होगी। एक सबसे बड़ी चीज है BSNL की बातें आती हैं, और ये सवाल उठता है कि BSNL एक सरकारी कंपनी है, और लेकिन वो अगर 4G है या 5G है उसमें वो पीछे छोड़ जाती है, जबकि निजी कंपनियां समय के साथ चलती हैं।
तो सरकार ने करीब 61,000 करोड़ रुपए का करीब उसको स्पेक्ट्रम भी वो भी दिया। तो ऐसे में बीएसएनएल को दोबारा जीवन दान मिले, उसके लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, अगर आप वर्तमान की स्थिति देखोगे तो आपको स्वयं आभास हो जाएगा। संपूर्ण क्षमता भारत सरकार ने लगाई और उसी के तहत आज जब आपके समक्ष में बैठा हूं तो आपको और आपके द्वारा आपके दर्शकों को ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि 2007 के बाद 18 साल बाद पहली बार 2 क्वार्टर्स में, थर्ड क्वार्टर पिछले वर्ष का मतलब FY 24-25 अक्टूबर से दिसंबर और पहला क्वार्टर इस साल का जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर, इन दोनों क्वार्टर्स में बीएसएनएल ने प्रॉफिट बनाया 262 करोड़ अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च का क्वार्टर 280 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। पूरे वर्ष का अगर हम लोग रिजल्ट्स देखें तो जो बीएसएनएल की EBITDA मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 1,100 करोड़ की थी, वो करीब 2,500 करोड़ तक बढ़ चुकी है। और जो बीएसएनएल का लॉस था पिछले वर्ष 5,000 करोड़ का, वो करीब 60% घट के केवल 2,000 करोड़ तक सीमित हुआ है। तो बीएसएनएल आज अपने पैर पर खड़ा हो चुका है। इसी सफर को हमें आगे बढ़ाना है। 4G के लिए 1 लाख साइट्स का हम लोगों का संकल्प था। वो 1 लाख साइट्स आने वाले सितंबर के माह तक पूर्ण रूप से सुचारू रूप से लागू हो जाएंगे। उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवा मिलेगी, सर्विस मिलेगी। और देरी जरूर हुई, पर देरी का कारण है। देरी का कारण ये था कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य बनाया कि भारत बीएसएनएल का जो सोल्यूशन 4G का होगा वो आत्मनिर्भर सोल्यूशन होगा। मतलब भारत अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, स्वदेशी तकनीक। आज तक केवल 4 देश के पास 4G की टेक्नोलॉजी है, कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन और एक और। इन 4 देशों में, और चाइना, इन 4 देशों में केवल विश्व के 180 देशों में केवल 4 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा हर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए, और 24 महीनों के अंदर तेजस, C-DOT सरकार की कंपनी और सिस्टम इंटीग्रेटर TCS ने मिलकर स्वदेशी सॉल्यूशन 4G का हम लोग ने आविष्कार करके तय कर दिया। और उसी सॉल्यूशन के आधार पर 1 लाख साइट्स लग रही हैं। मतलब पहली बार विश्व में 5वां देश ने एंट्री किया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में सफलतापूर्वक, और वो है भारत। और आज इस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को भारत में क्रियान्वयन करने के बाद हम पूरे विश्व भर में भी ये टेक्नोलॉजी देंगे और 4G से 5G को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, साइबर क्राइम की सबसे बड़ी जो है वो चैलेंज है, तो ऐसे में संचार साथी ऐप बनाया गया है, तो सरकार का और क्या प्लान है? क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम अपने उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से सर्विस भी दें और हम अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित भी रखें। और इसके लिए पिछले 1-1.5 वर्षों में कई नए आविष्कार हमने किए। संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की, अब पोर्टल केवल नहीं, संचार साथी ऐप की भी शुरुआत की और 3 लाख हिट ऑलरेडी हो गए हैं उसमें। उसी के साथ डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का भी हमने की स्थापना की, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ करीब 500 संस्थाएं, फाइनेंशियल सेक्टर के बैंक्स सबको वहां इन्वॉल्व करके एक नेशनल सिक्योरिटी फायरवॉल देसी सॉल्यूशन हम लोग ने खड़ा किया है, ताकि कोई भी और देश से कोई भी साइबर वॉरफेयर या साइबर क्राइम, साइबर अटैक करने के लिए कोशिश करे तो ये फायरवॉल उनको रोक पाए। और सफलतापूर्वक हमने सबको रोका है। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स, जो आपके मोबाइल पर विदेशी नंबर आता था स्पूफ कॉल्स का, स्पैम कॉल्स का, उसको रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम लोग ने आविष्कार किया, जिसके आधार पर 1,30,00,000 कॉल प्रतिदिन हमने रोका। और रोकते रोकते उन विदेशियों को समझ में आ गया कि भारत में अब एंट्री नहीं होगी, वो अब घट के केवल 5 लाख कॉल प्रतिदिन तक सीमित हो गया है। और इसी के साथ अस्त्र का भी हम लोग ने आविष्कार किया है, जो हमारे मोबाइल फोन को सुरक्षित रख पाए। तो चारों तरफ से, राष्ट्रीय स्तर पर, उपभोक्ता स्तर पर, बैंकों के स्तर पर, मतलब संस्थाओं के स्तर पर,
चारों तरफ से सिस्टम को सुरक्षित रखने का हम लोगों का दायित्व है, जिसका निर्वाह प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दूरसंचार मंत्रालय पूर्ण रूप से कर एक सर रहा है। आखिरी- बहुत बहुत धन्यवाद। एक अब आखिरी मुझे सवाल निकलना पड़ेगा। पूर्वोत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर का थैंक यू। Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू।